नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय लैंड यूज कन्वर्जन के जो दरें हैं उनके ऊपर सीरीज बना रहा हूं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लैंड यूज कन्वर्जन के लिए कितना पैसा लगता है, उसमें जो लैंड इन्वॉल्व है उस पर लैंड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फैक्टर लगता है, गुणांक लगता है, और उसके बाद विभिन्न भूप्रयोगों में कन्वर्जन के लिए कौन कौन सा प्रतिशत लगता है कि अगर एग्रीकल्चर से आवासीय में कन्वर्ट कराना है तो कितना लगेगा, एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल में कराना है तो कितना लगेगा, आवासीय से कॉमर्शियल में कराना है तो कितने परसेंट लगेगा। सर्कल रेट, लैंड यूज के हिसाब सर्कल रेट के परसेंटेज का वर्गीकरण किया गया। इन दोनों बातों पे मैं बात करूंगा और इस संदर्भ में बात करूंगा कि लैंड यूज कन्वर्जन का जो शासनादेश है उसमें लैंड यूज कन्वर्जन के फार्मूले में इन सर्कल रेट्स का परसेंटेज और क्षेत्रफल, जमीन के क्षेत्रफल के गुणांक का किस तरह निर्धारण किया जाता है, इसका विस्तार से गणना के साथ बताऊंगा। तो ये हमारे लैंड यूज कन्वर्जन के सीरीज के पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ लैंड यूज कन्वर्जन में कितना पैसा लगता है। इसके लिए मुख्य रूप से आपको दो बातें समझना जरूरी है। मैं ये पहले ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा कि शासनादेश में क्या लिखा है। दोस्तों, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, ज़मीन का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके शुल्क निर्धारण के लिए जो फैक्टर है वो कम होगा। मतलब बड़ी ज़मीन पर पैसा कम लगता है और इसकी गणना टेलीस्कोपिक आधार पर की जाती है। आगे डिस्कस करेंगे कि टेलीस्कोप आधार पर गणना करने का क्या नियम इसमें उल्लिखित किया गया है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि विभिन्न भूप्रयोगों से उनके सापेक्ष जो आप परिवर्तन कराना चाहते हैं उस पर अलग अलग परसेंटेज निर्धारित है कि किस भूप्रयोग से किस भूप्रयोग में आप परिवर्तन कराएंगे तो जो सेक्टर रेट है उसका कितने परसेंट लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज लगेगा। ये परसेंटेज या प्रतिशत इसका निर्धारित है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इस वीडियो में इसके संबंध में शासनादेश में क्या उल्लेख है, ये दो ही बातें इस वीडियो के इस पार्ट में बताई जाएंगी। टाइटल है भूप्रयोग परिवर्तन 4-1 शुल्कों का निर्धारण एवं उसकी दर, धारा 38 का की उपधारा 1 के अंतर्गत। इसका पार्ट 1 है भूप्रयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण। भूखंड के संपूर्ण क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के सर्कल रेट से गुणा करके तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची का में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जाएगा। हाँ, ये बताना जरूरी है कि जो सूची का है वो इस शासनादेश के अंत में लगाई गई है। हालांकि मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि ये सूची का में परसेंटेज दिया गया है, तो वो सूची का जो इस मूल शासनादेश के साथ अंकित है वो अब संशोधित हो गई है और 10 नवंबर 2020 को संशोधित सूची जारी हुई है। जब उसकी बात आएगी सूची की तो मैं उस संशोधन के शासनादेश का भी उल्लेख करके आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आप ये समझिए कि सूची का में किस तरह से दर्शाया गया। अब आप अपने स्क्रीन पर जो शासनादेश का कॉपी है वो देख रहे हैं और इसमें जो चार्ट दिया गया है भूखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में और उसके सामने गुणांक लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने बताया था जितनी बड़ी जमीन होगी तो उसका गुणांक कम होता चला जाएगा, इसलिए इसको टेलीस्कोपिक आधार पर गणना करने की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि शुल्क उसी आधार पर कम होता चला जाए। जैसे कि अगर आपकी ज़मीन 0.25 हेक्टेयर तक है, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर का होता है, मतलब 10,000 का 0.25 चौथाई मतलब 2500 2,500 वर्ग मीटर तक अगर है तो इसका गुणांक 1 होगा, मतलब पूरी ज़मीन पर पैसा लगेगा। नंबर 2, अगर 0.25 से अधिक है और 1 हेक्टेयर तक है तो गुणांक थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब 1 अगर हेक्टेयर है तो इस 1 के पार्ट 0.25 पर तो 1 गुणांक लगेगा और 1 माइनस 0.25 कर दिया तो 0.75 बचा, इस पर गुणांक 0.9 लगेगा। ये हो गया टेलीस्कोपिक आधार पर। बढ़ते क्रम में जो पहले वाली जमीन के क्षेत्रफल का चार्ट है वो पूरा लगेगा, फिर अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल पर गुणांक घटता चला जाएगा। इसी को कहते हैं टेलीस्कोपिक आधार पर। अब इसके आगे बात करते हैं। 1 से अधिक है और 5 तक है, मतलब 1 हेक्टेयर से आपकी ज़मीन बड़ी है और 5 हेक्टेयर के बीच में है, मान लीजिए 4 हेक्टेयर है या कुछ भी हो सकती है 1 से 5 के बीच में, तो इसमें आपका गुणांक 0.8 है। इसी तरह 5 हेक्टेयर से अधिक है और 10 हेक्टेयर तक है तो 0.7 है
और 10 हेक्टेयर से अधिक है या कितनी भी बड़ी है 10 हेक्टेयर से ऊपर है तो आपका गुणांक 0.6 है। इसमें उदाहरण के साथ भी स्पष्ट किया गया है कि भूपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलीस्कोपिक आधार पर की जाएगी, अर्थात 15 हेक्टेयर मान लीजिए, जैसे 10 से अधिक अधिकतर गुणांक जो है कम वाला वो 0.6 ही है, तो इन्होंने उसके लिए 15 हेक्टेयर का फार्मूला इसमें दर्शाया गया है कि 15 हेक्टेयर पर टेलीस्कोपिक आधार पर गणना करने के लिए क्या फार्मूला है। आप देखिए इन्होंने फार्मूले में लिखा है कि 15 हेक्टेयर के भूखंड के लिए भूपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत की जाएगी। जैसे इन्होंने अभी हमने जैसे पहले चार्ट पढ़ते समय बताया था कि पहले 0.25 पर 1 है तो 0.25 पर 1 का फैक्टर लग गया, उसके बाद उसमें प्लस कर दिया, 1 तक 0.9 का है तो 1 में से 0.25 घटा दिया क्योंकि 0.25 पर 1 का लग चुका है फैक्टर, तो जो ज़मीन बची 1 में 0.25 घटाएंगे 0.75 बचेगी तो उसमें 0.9 का फैक्टर लगेगा, फिर प्लस कर दिया 5 तक, मतलब 1 से अधिक और 5 तक 0.8 का फैक्टर है तो 1 की गणना हो चुकी है तो 5 माइनस 1 कर दिया, जो बचा उसमें 0.8 का गुणा कर दिया। इसी तरह फिर प्लस करके 10 तक का एक अलग स्लैब है तो 10 में से 5 घटा दिया क्योंकि 5 हेक्टेयर तक की गणना 0.8 के फैक्टर से हो चुकी है तो 10 में से 5 घटा दिया, जो भी बचा मतलब 5 हेक्टेयर ही बचा, उसमें 0.7 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके आगे। यहाँ पर 15 हेक्टेयर का फार्मूला लिखा हुआ है तो 15 में से 10 घट जाएगा, मतलब 10 तक की गणना पहले हो चुकी है, इसलिए 15 माइनस 10 जो 5 बचेगा उसमें 0.6 का फैक्टर लगेगा, गुणांक लगेगा, क्योंकि 6 का फैक्टर ही सबसे कम है। और फिर कितनी भी अधिक ज़मीन होगी 15 से लेकर 100 हेक्टेयर तक की होगी, 1000 हेक्टेयर तक की, तो उस बढ़ी हुई ज़मीन पर 10 के ऊपर जो भी है 0.6 का फैक्टर या गुणांक ही लगेगा। इसी को कहते हैं हम लोग टेलीस्कोपिक आधार पर गणना करने का तरीका। ज़मीन जैसे बढ़ती जाएगी तो पुरानी ज़मीन के फैक्टर से माइनस करके बची हुई ज़मीन पर अगला फैक्टर लगता चला जाएगा। तो इस फार्मूले को इन्होंने यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखाया है, आप विस्तार से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसी तरह सारी डिफरेंट स्लैब्स में मल्टीप्लाई फैक्टर का करते हुए जो टोटल आएगा उसमें सर्कल रेट का गुणा कर देंगे, ज़मीन का जो सर्कल रेट है, और उसमें जो लागू प्रतिशत होगा जैसा कि अनुसूची का में दिया है। मतलब क्या हुआ, सारी ज़मीन का फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे तो इफेक्टिव लैंड एरिया आ जाएगा प्रभावी ज़मीन का क्षेत्रफल गुणांक के साथ। फिर उसमें ज़मीन के सर्कल रेट का गुणा कर देंगे, उसमें फिर अनुसूची का में जो परसेंटेज दिया हुआ कि किस लैंड यूज से कौन से लैंड यूज में परिवर्तन करा रहे हैं, उसमें कितने % सर्कल रेट का दर लगेगी, वो उसमें उसका गुणा हो जाएगा। तो 3 चीज़ों गुणा हो गया, इफेक्टिव लैंड एरिया फैक्टर लगाने के बाद इंटू सर्कल रेट इंटू परसेंट, कितने % सर्कल रेट लगा है, कौन से लैंड यूज में कौन सा लैंड यूज चेंज कराया जा रहा है, उसके लिए अनुसूची का में सर्कल रेट का परसेंटेज दर्शाया गया है। हालांकि जैसे मैंने अभी बताया था, इस शासनादेश में अनुसूची जो दी गई सर्कल रेट के लिए, वो अब अनुसूची संशोधित हो गई है। 2020 में दूसरी अनुसूची आ गई है, तो उसको मैं आगे चल के बता दूंगा जब वो अनुसूची दिखाने का समय आएगा। अब इसका पार्ट 2 है, भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्कल रेट में कोई छूट अनुबंध नहीं होगी। मतलब सर्कल रेट जो है उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। हाँ, जो उसमें परसेंटेज है वो अनुसूची में दिया गया है, वो हो जाएगा। जो भी किस लैंड यूज से आप किस लैंड यूज में करा रहे हैं चेंज, उसका अनुसूची का में दिया गया है, वो % लग जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें पहले भूमि का क्षेत्रफल आना है तो इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए गुणांक दिया है, वो थोड़ा कम हो गया। फिर सर्कल रेट है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सर्कल रेट में कोई कमी नहीं होगी, कोई फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा लगेगा। और फिर इसके बाद जो अनुसूची का में दिया गया सर्कल रेट का परसेंटेज है, किस लैंड यूज से किस लैंड यूज में कराएंगे तो कौन से % लगेगा, उसका चार्ट दिया है। चार्ट में जो % आपके सामने शो कर रहा होगा वो लग जाएगा। तीन चीज़ों का गुणा करना है, इफेक्टिव लैंड एरिया इंटू सर्कल रेट, कोई छूट नहीं, इंटू जो % दिया अनुसूची में। आगे बात करते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है, प्राधिकरण द्वारा भूपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना प्राधिकरण बोर्ड के अंतिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भूपयोग हेतु प्रवृत्त सर्कल रेट को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। जैसे अभी बताया कि सर्कल रेट जो होगा उसी सर्कल रेट के अनुसार गणना की जाएगी। जो प्राधिकरण बोर्ड के रखने के समय, पास होते समय जो डेट होगी उस डेट पे जो सर्कल रेट होगा वही मान्य होगा। अब इसमें इन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्कल रेट लागू हैं
तब भूवियोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भूवियोग के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भू का अलग अलग सर्कल रेट है और विद्यमान भूवियोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्कल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भूवियोग आवासीय है तो आवासीय सर्कल रेट ही लागू होगा। यदि वहाँ पर केवल एक सर्कल रेट है तो वही रेट लागू होगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब इसका पॉइंट नंबर 3 है, यदि निम्नलिखित भूवियोग हेतु सर्कल रेट उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं पर सर्कल रेट उपलब्ध नहीं, कौन से? निम्न जो आगे सूची में भूवियोग दिए गए उन पर अगर कोई सर्कल रेट उपलब्ध नहीं है तो उसकी गणना नीचे दिए गए सूत्र के माध्यम से की जाएगी। अगर सर्कल रेट उपलब्ध नहीं है किसी भूवियोग के लिए जो नीचे सूची में दिए उनके लिए नहीं उपलब्ध है, तो नीचे इनका फार्मूला दिया है, तो उसके आधार पर गणना, जो फार्मूला दिया उसके आधार पर की जाएगी। आप चार्ट देख लीजिए फार्मूले का, इसमें लिखा भूवियोग और फार्मूला उसके आगे लिखा हुआ, मतलब का सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं के लिए 0.75 इंटू ए प्लस 0.25 इंटू आर। अब यहाँ देखते हैं ए क्या है, कृषि भूमि का सर्कल रेट, और आर क्या है, आवासीय भूमि का सर्कल रेट, और सी क्या है, व्यवसायिक भूमि का सर्कल रेट। स्पष्ट कर दिया कि कहाँ पे कौन सी भूमि का सर्कल रेट लगेगा। मतलब ए एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट, आर रेजिडेंशियल लैंड का सर्कल रेट और सी कॉमर्शियल लैंड का सर्कल रेट डिनोट किया गया है। तो फिर से बात कर लेते हैं, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 0.75 इंटू ए मतलब कृषि भूमि का सर्कल रेट प्लस 0.5 इंटू आर मतलब आवासीय भूमि का सर्कल रेट, ये फार्मूला है। यातायात एवं परिवहन के लिए 0.50 इंटू ए प्लस 0.50 इंटू आर, औद्योगिक के लिए 0.25 इंटू ए प्लस 0.75 इंटू आर, कार्यालय के लिए 0.5 इंटू आर प्लस 0.5 इंटू सी, और मिक्स लैंड यूज के लिए मिश्रित भूवियोग के लिए 0.25 इंटू आर प्लस 0.75 इंटू सी है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करूंगा भूवियोग परिवर्तन की धारा 5-1, जिसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया है धारा 13 के अंतर्गत क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है। तो दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज के जब सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे तो लास्ट वीडियो में मैं इस शासनादेश की जो कॉपी है उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से शासनादेश के लिंक से उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं कहीं और, या वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, ये लिंक मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और जो अनुसूची का संशोधन संबंधी शासनादेश नवंबर 2020 में हुआ है, उस शासनादेश का लिंक भी मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोनों लिंक दे दूंगा ताकि आप दोनों शासनादेश डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके विस्तार से पढ़ सकें। तो दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, देखते रहिए मेरी लैंड यूज कन्वर्जन से संबंधित सीरीज को और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो।